मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम आपके पास सामने लाए हैं जीव जगत के वर्गीकरण का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले सेशन में हमने ये देखा कि कैसे जंतुओं का वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण होने के दौरान किस प्रकार से समस्याएं आई, समस्याओं में कैसे वैज्ञानिकों ने नए नए सुधार किए और तब जाकर जीव जगत का वर्गीकरण हुआ। उसके पश्चात वैज्ञानिकों ने 5 जगत का वर्गीकरण नामक सिद्धांत दिया। इस पर भी कई सारी त्रुटियां और खामियां आने लगी। उसके पश्चात फिर से आधुनिक तरीके से वर्गीकरण आरंभ हुआ। आज बच्चों हम लोग जानेंगे कि कैसे सूक्ष्म जीवों में किस प्रकार के बदलाव हुए। सूक्ष्म जीवों में बदलाव को जानने के लिए कुछ शब्दावलियां हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली शब्दावली आती है हमारा प्लाज्मिड। कई बार यह पूछा जाता है कि प्लाज्मिड होता क्या है। दरअसल बच्चों, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और आदि कोशिकाएं बनी, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका जब बनी, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव द्रव्य थे, उन जीव द्रव्यों में न्यूक्लिक एसिड जो जनन द्रव्य का काम करता है और कोशिकाओं के सभी प्रकार के जैविक जो क्रियात्मक संदेश होते हैं वो इन्हीं न्यूक्लिक एसिड के अंदर विद्यमान होता है। इन्हीं न्यूक्लिक एसिड में लगातार परिवर्तन होने से, जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ डीएनए की संरचना बनती है, जिसके अंतर्गत कोशिका के सभी प्रकार के जो आनुवांशिक इकाई रहती, आनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं, वह इसी प्रकार के डीएनए के अंतर्गत निहित होती है। इसी डीएनए की मदद से जो है कोशिकाएं जो हैं वो अपना सारा विकास से लेकर जनन से लेकर हर एक जैविक कार्य इन डीएनए के अंदर निहित सूचनाओं के आधार पर करती हैं। अब प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्राचीन समय में दरअसल यह प्लाज्मिड जो था वो आधुनिक समय के बिल्कुल डीएनए के समान थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आधुनिक समय का डीएनए जो था खुली श्रृंखला का था, यानी यह लंबे लंबे चेन के रूप में जो था विद्यमान था और कुंडलित संरचना का था। प्राचीन समय में जब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत डीएनए नहीं पाया जाता था, उस दौरान जो है प्लाज्मिड उनके शरीर के अंदर एक दोहरे छल्ले के रूप में विद्यमान होता था। कुछ इस प्रकार से यह छल्ले के रूप में विद्यमान होता था और इसी में इस कोशिका के विकास की सारी सूचनाएं जो हैं वो निहित होती थी। इस कारण से इसे प्लाज्मिड कहते हैं, या इसका एक और नाम है वृत्ताकार डीएनए। हिंदी में इसको वृत्ताकार डीएनए कहते हैं। आधुनिक समय में ई कोलाई यानी एस्क्रेशिया कोलाई के अंतर्गत प्लाज्मिड पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल भी है यही ई कोलाई। ई कोलाई का वैज्ञानिक उपयोग अमूमन खोज के कार्यों तथा आनुवांशिक त्रुटियों से संबंधित कई चिकित्साओं में, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ई कोलाई जैसे जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर उपस्थित इस प्लाज्मिड का प्रयोग करके उसके जीनोम को बदलकर कई प्रकार के वो अनुप्रयोग करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं आर्कियोबैक्टीरिया की। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका जब उत्पन्न हुई तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उत्पन्न होने के दौरान जो सबसे पहली कोशिका बनी उसका नाम ही आर्कियोबैक्टीरिया है। आर्कियोबैक्टीरिया, अब यह सबसे पहली कोशिका है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जीवाणु के ही पूर्वज थे। जो आधुनिक रूप से जीवाणु है उसी के पूर्वज आर्कियोबैक्टीरिया थे। अब
जब यह जीवाणु के पूर्वज थे तो बिल्कुल इनकी संरचना या आकार जो था वो प्रोकैरियोटिक के लक्षण की तरह ही था, क्योंकि यह प्राचीन समय में प्रथम एक कोशिकीय जीव थे। इस कारण से इनके शरीर के अंदर पहली बात सत्य केंद्रक नहीं था, ना ही कोशिकांग थे, सिर्फ जीव द्रव्य न्यूक्लिक अम्ल के रूप में हमारे इनके अंदर जो था वो था प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड के द्वारा इनके कोशिकाओं का सभी प्रकार का जैविक क्रियाकलाप जो था वो संचारित होता था। अब आर्कियोबैक्टीरिया के ही विकास के फलस्वरूप आधुनिक जीवाणु का निर्माण हुआ। चूँकि आर्कियोबैक्टीरिया एक कोश की था, इस वजह से इनका आकार काफ़ी छोटा था, या हम कह सकते हैं कि जीवाणु के आकार का था। अब आइए हम बात करते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु क्या होता है? तो जीवाणु तो बच्चों, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज एंटोनी लीवेनहाक ने सन 1676 ईस्वी में किया। एंटोनी लीवेनहाक ने सन 1676 ईस्वी में अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वह दांतों के मैल के अंदर इस प्रकार के जीवाणु को देखा और उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। वर्तमान जीवाणु की अगर बात की जाए तो एक सामान्य जीवाणु की संरचना दोहरी भित्ति वाला यह उसकी फ्लैजिला होगी। यह उसके प्लाज्मिड होंगे। जगह जगह इसके कई सारे प्लाज्मिड होंगे, मीजोजोम्स होंगे। दोहरी भित्ति होगी, इस वजह से कोशिका भित्ति कह सकते हैं और कोशिका कला भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्ली या न्यूक्लियोइड, या इसको केंद्रिका कह सकते हैं हिंदी में। इसके अलावा मुख्य रूप से इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। यह इसको फ्लैजिला या हिंदी में इसको कसाब कहते हैं। क्योंकि समय अभाव कम है, इस वजह से मैं आपको पूरे बैक्टीरिया का चित्र नहीं बना सकता। इस वजह से हम यहाँ इसके प्रमुख चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, जिसमें प्लाज्मिड, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रिका और कसाब। इसके अलावा इसके बाहरी दोहरी भित्ति, इन सभी चीज़ों की प्रमुखता होती है जो एक जीवाणु के अंतर्गत पाई जाती है। अब प्लाज्मिड आप जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला, जो चयनित झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली भी इसको कहते हैं। केंद्रिका, जिसके अंदर केंद्रिका के अंदर ही गुणसूत्र यानी क्रोमैटिन या डीएनए होते हैं, केंद्रिका के अंतर्गत ही, जो आधुनिक डीएनए होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड आप जानते ही हैं, क्योंकि यह आर्कियोबैक्टीरिया के ही विकसित स्वरूप है, इस वजह से इनमें प्लाज्मिड भी पाया जाता है। फ्लैजिला का कार्य यह है कि जीवाणु को ये गतिशीलता प्रदान करते हैं, यानी इनको गमन करने में ये सहायक होते हैं। इस प्रकार से यह एक प्रारूपिक जीवाणु का नामांकित चित्र है, जिसमें यह कुछ विशेषताएं जो स्मरणीय है उसे याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं जीवाणु के आवास के बारे में।
जीवाणु जानते ही हैं बच्चों, बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण जीवाणु सभी जगहों पर आसानी से पाए जाते हैं, अर्थात वायु, जल व मृदा, इन तीनों जगहों पर जीवाणु बहुत ही आसानी से पाए जाते हैं। बर्फ में भी पाए जाते हैं, यानी ध्रुवों पर भी जीवाणु पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी पर हर जगह आपको यह जीवाणु मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इनके माप के बारे में। माप के अंतर्गत बच्चों आता है इनका माप 0.5 से 1 माइक्रोन तक इनका व्यास होता है लगभग, और 2 से 5 माइक्रोन तक इनकी लंबाई होती है। 0.5 से 1 माइक्रोन तक और 2 से 5 माइक्रोन तक लंबाई और व्यास। तो बच्चों यह इस प्रकार से इतने सूक्ष्म होते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके आकार के आधार पर, इसके टाइप्स की। तो आकार के आधार पर बच्चों जीवाणु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु के प्रकार। बच्चों आकार के आधार पर जीवाणु को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कोकस, दूसरा आता है बैसिलस, तीसरा आता है स्पाइरल, और चौथा आता है कामा। इस प्रकार से जीवाणु को आकार के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक के अपने अपने प्रकार हैं। यह उनकी संख्या और उनके संयोजकता के आधार पर, यानी एक जीवाणु कितने साथ, यानी कितने युग्म के साथ या कितने गुच्छे के रूप में रहते हैं, उनके आधार पर भी इनको कई वर्गों में बांटा गया है। लेकिन फिलहाल हम इनके शेप के आधार पर ही इनके बारे में बात करेंगे। तो कोकस की बात करते हैं। कोकस का अर्थ होता है गोलाकार। अब इस प्रकार के जीवाणु बिल्कुल गोल होते हैं, संख्या में 1, 2 या बहु यानी अनेक भी हो सकते हैं। इसी वजह से इन्हें कोकी या डाइप्लोकोकस या टेट्राकोकस इत्यादि अन्य नामों से जाना जाता है। यानी अगर 1 होगा तो कोकस और 2 होंगे एक साथ तो डाइप्लोकोकस, 3 होंगे टेट्रा। इस प्रकार से संख्या के आधार पर इनको भी बांटा गया है। अब हम बात करते हैं बैसिलस की। चूँकि यह गोलाकार होते हैं, इस वजह से अचल होते हैं, फ्लैजेला इनमें अनुपस्थित होता है और यह गमन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैसिलस की। तो बैसिलस के अंतर्गत दंडनुमा या इसको छड़नुमा भी कहते हैं, यानी इस प्रकार के जीवाणु बिल्कुल लंबे छड़ के अनुसार या डंडे के अनुसार होंगे। इस प्रकार से फ्लैजेला उपस्थित हो सकता है। फ्लैजेला के आधार पर भी
इनको कई वर्गों में बांटा गया है, तो उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। हम बस ये जानेंगे कि बैसिलस होता क्या है और इसके दौरान और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बैसिलस यानी उसे हम दंडनुमा या छड़नुमा कहते हैं। अब इस प्रकार के जीवाणु बिल्कुल छड़ के समान या दंडवत होते हैं, डंडे के आकार के, छोटे, एक, दो या फिर बहुरूप में, यानी एक साथ कई सारे संयुग्मित होकर भी रहते हैं। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल, सॉरी बच्चा, कोकस का एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दंडनुमा या छड़नुमा के लिए हम बैसिलस सबटिलिस लिख सकते हैं। बैसिलस के भी दो पार्ट है बच्चों, लेकिन इतना डीप हमें नहीं जाना है। स्पाइरल यानी इन्हें हम सर्पिल कहते हैं, हिंदी में इनका नाम सर्पिल होता है। सर्पिल का मतलब सांप के आकार का या घुमावदार, अर्थात यह कुछ इस प्रकार से सर्पिले आकार के रूप में यानी छल्ले के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा यह चल भी होते हैं। बैसिलस भी बच्चों चल होता है और अचल दोनों होते हैं, चल व अचल दोनों होते हैं। सर्पिल भी बच्चों चल व अचल होते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है हमारा कॉमा। कॉमा जैसा कि आप जानते हैं हिंदी का एक वर्ड है कॉमा, तो ठीक बच्चों उसी कामा के आधार पर ही इस जीवाणु के आकृति भी होती है, बिल्कुल एक कामा के जैसे। इस प्रकार से एक जीवाणु की आकृति होती है बिल्कुल कामा के जैसे। इसके एग्जाम्पल में बहुत ही फेमस रोग है एक, जिसका नाम है वैब्रियो कालेरी। जिसे कालरा रोग भी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों जीवाणु के प्रकार आकार के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और कामा होता है। आगे हम बात करेंगे एक शब्द आता है मीजोजोम्स। अब देखते हैं मीजोजोम्स क्या होता है। मीजोजोम्स भी बच्चों राइबोसोम्स का ही एक अपरूप होता है, जो कि बहुत प्राचीन समय में राइबोसोम्स से पहले यही बना हुआ था और यह राइबोसोम्स का कार्य करता था। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज आपको बैक्टीरिया के पार्ट, टाइप्स और उनके आकार आकृति के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके असुविधाओं को हम जल्द ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।